आज का विषय है कार्ल मार्क्स वर्ग व वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत क्या है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार इतिहास का विकास हुआ है और कालक्रम के अनुसार समय और परिस्थितियों के संदर्भ में, और विकास का मुख्य आधार क्या रहा है, अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था या उत्पादन की शक्तियाँ या पद्धतियाँ, उत्पादन की पद्धति ने ही समाज में वर्ग व्यवस्था को जन्म दिया है। यानी प्रारंभिक स्तर पर, समाज के प्रारंभिक स्तर पर जब आदिम साम्यवाद की स्थिति थी, तब वर्ग व्यवस्था नाम की कोई वस्तु नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग के लिए उत्पादन करता था और उत्पादन पर उसका पूरा अधिकार था। बाजार व्यवस्था का अभाव था, तो उपभोग के अलावा कुछ बचता ही नहीं था। जो बचता था वो उसे नष्ट कर देता था, बचा के नहीं रखता था बाजार के लिए। और दूसरी बात ये थी कि उस समय साधन जो थे वो सामान्य प्रकार के थे। मशीनीकरण नहीं था, स्वचालित उपकरणों का प्रयोग नहीं था। व्यक्ति अपने हाथ से उत्पादन करता था और धीरे धीरे उसका मूल उद्देश्य था केवल अपना पेट को भरना और जीवन यापन करना। धीरे धीरे समय परिवर्तन के साथ साथ जब आविष्कार हुए, पत्थर के औजार बने, आग का आविष्कार हुआ, कृषि व्यवस्था का जन्म हुआ, खेती करना सीखा जब आदिमानव ने, तो उस समय धीरे धीरे संपत्ति का उद्भव हुआ। अब संपत्ति के रूप में जो पत्थर के औजार जिसके पास थे वो स्वामी वर्ग हो गया, और बाकी जो इससे वंचित थे वो दास वर्ग हो गया। अब दास स्वयं में एक संपत्ति हो गई धीरे धीरे। लेकिन जब इनके आपस में जब संघर्ष हुआ, फिर व्यवस्था, एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ द्वंद्व के आधार पर, तब उसके बाद आया सामंतवाद। सामंतवाद में कृषि और पशुपालन पर मुख्य जोर था। कृषि लोगों की आजीविका का मुख्य साधन बनी और कृषि संबंधी औजारों का ही विकास हुआ। तो उन कृषि और कृषि संबंधी औजारों पर जिसका अधिकार था वो तो भू सामंत वर्ग कहलाया, और जो कृषि खेती करके और अपनी मजदूरी प्राप्त करके या फिर कुल उपज के कुछ हिस्से के आधार पर, जो निर्धारण के आधार पर जो काम करते थे, उन्हें भूदास किसान कहा गया, मतलब भूमिहीन किसान। उनका ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार धीरे धीरे एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था, जिसके ऊपर कार्ल मार्क्स ने बहुत कुछ लिखा है और बहुत विरोध किया इस पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म कब से हुआ? जब औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति कब आई थी? जब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था। अब औद्योगिक क्रांति का मतलब ही, इसकी कोई निश्चित समय नहीं है कि इस डेट को औद्योगिक क्रांति हुई थी। ये एक अनुमान लगाया गया है कि 18वीं शताब्दी में जैसे जैसे नवाचार हुए, नए आविष्कार बने, स्वचालित मशीनीकरण और नए नए यंत्रों का प्रयोग बढ़ा, भाप के इंजन का आविष्कार, कोयले का आविष्कार, तो समाज में धीरे धीरे अचानक से इतने परिवर्तन आए कि समाज व्यवस्था ही बदलती चली गई और पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। लोगों को पता ही नहीं चला कि पूंजीवाद कैसे आया। और इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो उत्पादन के साधन जो थे वो नवीन थे, और इन उत्पादन के साधनों पर जिनका अधिकार था वो वर्ग बना पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग। और दूसरा जो वर्ग था इन साधनों से वंचित था, उत्पादन पद्धति से अनभिज्ञ था, केवल अपने मजदूर या श्रम का स्वामी था, वो था श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सब कुछ हारा हुआ। तो इस तरीके से अब उससे पहले, पूंजीवादी व्यवस्था से पहले क्या था कि हस्तकला में कारीगर अपने हाथ और सरल औजारों के माध्यम से क्रियाओं को करता था। इस प्रक्रिया में उसे अपनी क्षमता व कौशल की अभिव्यक्ति के अवसर मिलते थे। उद्योगों में श्रमिक स्वचालित मशीनों का प्रयोग करता था, इससे सृजनात्मक क्षमताओं की धीरे धीरे उसकी क्षति होती चली गई। इसी संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने आगे जाकर वर्ग व्यवस्था के बारे में लिखा और वर्ग संघर्ष के बारे में बताया। तो वर्ग व्यवस्था क्या है? सबसे पहले तो वर्ग, जैसा कि एक नाम से, समान कार्य करने वाले लोग, समान लोगों का समूह एक वर्ग होता है। इस संदर्भ में मार्क्स ने अपनी अवधारणा के आधार पर कहा है कि किसी भी वर्ग की पहचान उसके भरण पोषण का स्रोत और उसकी आय के आधार पर होता है। यानी पूंजीपति के भरण पोषण का स्रोत उसकी पूंजी या संपत्ति होती है, और मजदूर के भरण पोषण का स्रोत उसकी मजदूरी होती है। इसी आधार पर पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग बने। इस संदर्भ में कार्ल मार्क्स की जो अर्थ है, और जो वर्ग का जो अर्थ दिया है, आधार दिया है, उसमें रेमंड एरन ने अपनी पुस्तक जो है, उनका नाम क्या था?
मेन करंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट 1859 में उन्होंने ये बुक लिखी थी। उसमें व्याख्या की थी कि मार्क्स का समाजशास्त्र वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्र है। यानी मार्क्स ने जो भी अपनी अवधारणाएं दी हैं, जो भी अपने विचार दिए हैं, वो उनका मूल आधार जो है वर्ग संघर्ष है। और संघर्ष के आधार पर इन्होंने बताया है कि दो समान वर्ग अपने नज़दीक आते हैं और अपने हितों के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं या संघर्ष करते हैं और अंत में जीत होती है सामान्य मानव की। इस संदर्भ में मार्क्स की अवधारणा की 3 शर्तें हैं कि वर्गों का अस्तित्व उत्पादन पद्धति के विकास के साथ इतिहास की दशाओं से जुड़ा है। यानी तात्पर्य ये है कि जिस समाज और परिस्थिति के अंदर जैसी उत्पादन पद्धति होगी, उत्पादन पद्धति में 2 तत्व बताए थे मैंने आपको पहले भी कि उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध, और शक्तियों के आधार पर ही उत्पादन संबंधों का जन्म होता है। तो वर्ग भी उसी प्रकार बनते हैं। जैसे प्रारंभिक व्यवस्था के अंतर्गत वर्गों का अस्तित्व सामान्य था, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक जटिल स्वरूप सामने आया। दूसरा, वर्ग संघर्ष अनिवार्यतः सर्वहारा को अधिनायकत्व की ओर ले जाता है। यानी संघर्ष का अंत जब होगा, जब दो विरोधी हितों के लिए जब वर्ग नज़दीक एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, समान जिनकी आर्थिक दशाएं समान होंगी वो वर्ग एक वर्ग बनाएंगे और दूसरे वर्ग के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, और जिसका अंत होगा सर्वहारा के अधिनायकत्व के आधार पर। यानी जो श्रमिक वर्ग है उसकी विजय होगी और यह सर्वहारा वर्ग संक्रमणकालीन अधिनायकत्व वर्गहीन समाज की स्थापना करता है। और यह अधिनायक, सर्वहारा का अधिनायक, अंत में एक ऐसे साम्यवादी समाज की स्थापना करेगा जिसमें न सरकार होगी, न राज्य होगा, न वर्ग होगा। लेनिन ने भी इस संदर्भ में वर्ग की बहुत बड़ी परिभाषा दी है कि वर्ग लोगों के बड़े बड़े ग्रुप को कहते हैं जो सामाजिक उत्पादन की इतिहास द्वारा निर्धारित पद्धति में अपने स्थान की दृष्टि से, उत्पादन के साधनों के प्रति अपने संबंधों से, श्रम के सामाजिक संगठन में अपनी भूमिका की दृष्टि से और फलस्वरूप सामाजिक संपदा के उस भाग की जो उसके पास रहता है की प्राप्ति की विधि तथा आय की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आय नहीं, आकार होगा इसके अंदर। मूलतः वर्ग की विशेषता आर्थिक है, परंतु सामाजिक राजनीतिक विचारधारा आधार पर भी वर्गों का निर्माण हो रहा है। मार्क्स ने अपनी बुक दास कैपिटल में पूंजीवादी व्यवस्था में 2 वर्गों का उल्लेख किया, पूंजीपति और सर्वहारा। इस आधार पर मार्क्स ने वर्ग की धारणा को 3 दृष्टिकोण से देखा: आर्थिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्ग एकता और वर्ग चेतना के आधार पर एक वर्ग संगठित होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से वर्गों का उन्होंने निर्धारण बताया ही था। मार्क्स ने वर्ग निर्माण के लिए वर्ग एकता और वर्ग चेतना को अति आवश्यक माना है। ये ऐसे खंभे हैं जिन पर वर्ग का संपूर्ण वर्ग का ढांचा खड़ा है। मार्क्स और एंजेल्स ने जर्मन आइडियोलॉजी में वर्ग के संबंध में 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं भी बताई थी। और कहा था कि वर्ग जो है लोगों का, व्यक्तियों का वह समुच्चय होता है कि जो कि उत्पादन व्यवस्था में एक से कार्य को संपन्न करता है। अब एक से कार्य करने से इन लोगों में वर्ग चेतना का निर्माण होता है जो सामूहिक क्रिया का आधार बनता है। समाज को उन्होंने 2 भागों में बांटा था कि समाज सदैव वंचित और संचित, उत्पीड़क और उत्पीड़ित वर्गों में विभाजित रहा है, जिसे बुर्जुआ और सर्वहारा नाम दिया था पूंजीवादी समाज के अंतर्गत। तो इसमें इन्होंने 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी थी। जब वर्ग में वर्ग चेतना और वर्ग संगठन का निर्माण होता है तो सबसे पहले श्रमिक वर्ग जो है स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग में परिणत हो जाता है। स्वयं में वर्ग का अर्थ है सभी सदस्यों की समान आर्थिक स्थिति या समान व्यवसाय करने वाले, विभिन्न क्षेत्रों में समान स्तर पर व्यवसाय करने वाले संगठित व सचेत वर्ग जो अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं। ये तो स्वयं में वर्ग हैं। और जब इन लोगों में वर्ग चेतना का निर्माण हो जाता है और अपने हितों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, यानी वे वर्ग जो एक व्यवसाय के हैं तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों से स्वयं
को अलग मानते हैं अर्थात जिनकी आपस में समानता नहीं होती है, जो आपस में संगठित नहीं होते हैं और दूसरे वर्ग के विरुद्ध अपनी आर्थिक और राजनीतिक हितों के प्रति जागरूक भी हो जाते हैं, तो वे स्वयं के लिए वर्ग बन जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ऐतिहासिक वर्ग व्यवस्था को कार्ल मार्क्स ने 5 भागों में बांटा था, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पहली अवस्था थी आदिम साम्यवादी व्यवस्था में समाज में वर्ग। दूसरी अवस्था दास युग। तो आदिम साम्यवाद में वर्ग व्यवस्था थी नहीं, श्रम विभाजन आयु और लिंग के आधार पर था, यानी छोटे बड़े और बुजुर्ग व्यक्तियों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाता था। स्त्री और पुरुष में कार्य का विभाजन था। उपभोग के लिए उत्पादन होता था। आखेट और कंदमूल मुख्य कार्य थे। बाजार व्यवस्था थी नहीं। दास युग में कृषि पशुपालन और दस्तकारी की शुरुआत हुई थी, तो उत्पादन के साधनों पर संचित वर्ग का अधिकार हुआ था। सामंतवादी युग के अंतर्गत दास युग में ही वर्ग व्यवस्था का जन्म हुआ था और दास स्वयं एक संपत्ति बन गए थे बाद में। फिर इनमें संघर्ष हुआ, एक नई व्यवस्था आई सामंतवादी। इसमें कृषि पर मुख्य जोर था और सामंतवादी व्यवस्था कार्ल मार्क्स से सबसे पहले यूरोप में शुरू हुई थी। सामंतवाद और अर्धदास किसान के अंतर्गत लोगों का विभाजन था। भूमि मुख्य संपत्ति बन गई थी। फिर इनमें संघर्ष हुआ आपस में, तब एक नई व्यवस्था आई पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था का आधार जो है वो औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिकरण और नगरीकरण बढ़ा, बाजार व्यवस्था बनी, गुर्जर और सरवारवर। इस प्रकार इतिहास में सदैव परस्पर विरोधी हित वाले 2 वर्ग रहे हैं। मार्क्स ने और इन वर्गीय आधार पर ही कहा कि अब तक के आविर्भूत समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अगले वीडियो में वर्ग संघर्ष की अवधारणा के बारे में बताएं।